गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे असंतुलित वृद्धि मॉडल। इससे पहले हमने संतुलित वृद्धि मॉडल या बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल देखा था और आज हम अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल देखेंगे। जो संतुलित वृद्धि मॉडल था वो ये बताता है कि जो इकोनॉमी के जो सभी सेक्टर हैं, ठीक है, उनको एक साथ लेकर चला जाए या उन सभी में एक साथ इन्वेस्ट किया जाए। जबकि जो असंतुलित वृद्धि मॉडल है वो ये बताता है कि जो जिन सेक्टरों से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त हो, अधिक इनकम प्राप्त हो, उनमें अधिक निवेश किया जाए। ठीक है, जैसे लोहा व इस्पात उद्योग। अब लोहा व इस्पात उद्योग पर कई सारी जो नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है वो डिपेंड करती हैं। इसलिए ऐसे उद्योग जिनके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज हो, उन इंडस्ट्रीज पर अधिक निवेश किया जाए। असंतुलित वृद्धि मॉडल के सबसे मुख्य समर्थक थे अर्समैन। उनकी पुस्तक का नाम है द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इस सिद्धांत का समर्थन इनके अलावा H.W. सिंगर, C.P. किंडलबर्जर, पॉल स्ट्रीटन तथा W.W. रोस्टो ने भी किया। परंतु इसके जो मुख्य या क्रमबद्ध ढंग से जो व्याख्या की थी वो की थी अर्समैन ने। उनका विचार है कि आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका अर्थव्यवस्था में सुनियोजित ढंग से असंतुलित पैदा करना है। मतलब ये अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें प्लान्ड तरीके से अनबैलेंस उत्पन्न किया जाए, जिससे कि अधिक प्रोडक्शन या अधिक उत्पादकता प्राप्त हो सके। ऐतिहासिक अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो पश्चिमी देशों ने असंतुलित वृद्धि की रणनीति को अपनाया था। 19वीं शताब्दी में रेल निर्माण, 20वीं शताब्दी में नदी घाटी परियोजना, है ना, ये असंतुलित वृद्धि के ही उदाहरण है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और भारत में हरित क्रांति असंतुलित विकास के नमूने हैं। असंतुलित वृद्धि के बारे में विचार व्यक्त करते हुए अलग घोष ने कहा, यदि अल्प विकसित देश के योजनाकार न्यून बचत की समस्या से, मतलब जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है उनके प्लानिंग कर रहे हैं वो यदि कम बचत की समस्या से, क्योंकि आप जानते हैं कि सेविंग्स कम होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, है ना, और वो यह समझते हैं कि समय उनका सबसे बड़ा शत्रु है, तो उन्हें प्रभावी समाधान ढूंढना चाहिए जो असंतुलित वृद्धि पर आधारित योजना तकनीक में। ये कहना ही ये चाह रहे हैं चूंकि कैपिटल भाई सेविंग कम है तो इसका मतलब निवेश करने के लिए पूंजी कम है। तो ये कहते हैं कि उनको इस प्रकार निवेश करना चाहिए। मान लो कि अगर 5 इंडस्ट्रीज है किसी इकोनॉमी में, और अगर वो 2 ही इंडस्ट्रीज में निवेश करती है, 5 में एक साथ न करके, तो वो ज़्यादा निवेश कर पाएगी उसमें, है ना। तो ये कहते हैं कि जो अल्प विकसित देश है उनको असंतुलित तरीके से या मतलब वो कुछ ही जो अधिक प्रोडक्शन देने वाले उद्योग हैं उनमें निवेश करना चाहिए। असंतुलित वृद्धि की अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दी गई। इसमें जो सबसे मुख्य डेफिनेशन है वो है हर्समैन की। हर्समैन के अनुसार विकास असंतुलनों की श्रृंखला है, अर्थात विकास में कई प्रकार के असंतुलन आते हैं जिसे समाप्त करने की बजाय जीवित रखना चाहिए। ये कहते हैं कि उस असंतुलन को दूर नहीं करना चाहिए बल्कि उसको बनाए रखना चाहिए। प्रतियोगी अर्थव्यवस्था में लाभ और हानि असंतुलन के चिन्ह है। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी होती है उसमें लाभ और हानि ये कहते हैं कि असंतुलन के प्रतीक है। यदि अर्थव्यवस्था को अग्रसर होते रहना है, मतलब उसको आगे बढ़ते रहना है, तो विकास नीति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तनाव, मतलब इम्बैलेंस होगा तो तनाव होगा, अनुपातहीनता अर्थात कुछ जगह ज़्यादा कुछ जगह कम, और असंतुलन बनाए रखना होना चाहिए।
मतलब उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक तरह से असंतुलन उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह डेफिनेशन क्या दर्शा रही है कि तीव्र विकास हेतु अर्थव्यवस्था में तनाव पैदा होना चाहिए। असंतुलन तथा तनाव पैदा करने का श्रेष्ठ साधन है कि अग्रणी क्षेत्रों, ठीक है, जो मतलब जो आगे के क्षेत्र है उन पर अर्थात पूंजी प्रवाह क्षेत्रों को, पदार्थ क्षेत्रों को विकास एवं निवेश आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो हर्षमैन ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूंजी गहन इंडस्ट्रीज हैं, है ना, उन पर अधिक विकास या उन पर अधिक निवेश करना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन दी है अलग घोष नामक अर्थशास्त्री ने। अलग घोष ने असंतुलित वृद्धि की धारणा इन शब्दों में की, असंतुलित वृद्धि पर आधारित योजना इस बात पर बल देती है कि योजना काल में निवेश वृद्धि, ठीक है, जो निवेश इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है आय से अधिक हो, अर्थात जो इनकम की ग्रोथ से अधिक हो, तथा जो इनकम की ग्रोथ है आय वृद्धि उपभोग दर से ऊंची हो। तो कहना ये चाह रहे हैं कि डेल आई अपॉन आई क्या बता रहा है, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को, निवेश की वृद्धि को। तो अलग घोष ये कहना चाह रहे हैं कि निवेश की वृद्धि दर आय की वृद्धि दर से अधिक हो, जबकि आय की वृद्धि दर उपभोग की वृद्धि दर से अधिक हो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर उपभोग जितना है उससे अधिक आय की वृद्धि दर है तो क्या हो रहा है, सेविंग हो रही है। और सेविंग ये कह रहे हैं कि इनकम की वृद्धि दर से निवेश की वृद्धि दर अधिक हो, अर्थात जितनी सेविंग हो उससे भी अधिक निवेश हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन तीनों तत्वों में असंतुलन होना चाहिए, ठीक है। डब्ल्यू रोस्टो ने भी इसकी डेफिनेशन दी है। उनके अनुसार उत्पादक निवेश दर को राष्ट्रीय आय के 5% या कम से कम बढ़ाकर 10% या अधिक करना चाहिए। विकास हेतु उत्पादक निवेश का उपयोग अर्थव्यवस्था के अग्रणी क्षेत्रों में करना चाहिए। मतलब ये भी क्या कह रहे हैं कि जो लीडिंग सेक्टर है उसमें अधिक निवेश करना चाहिए। ये शर्तें अग्रणी क्षेत्रों के विकास पर बल देती है जो अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहक स्टिमुलेंट्स शक्तियों को जन्म देते हैं। अग्रणी क्षेत्रों का विकास उत्पादन एवं लाभ के ऊंची दरों को सुनिश्चित करता है। लाभ का पुनः निवेश विकास कार्यों को प्रोत्साहित करेगा और विकास प्रक्रिया को बल मिलेगा, ठीक है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि साधनों का उपयोग उत्पादन उन दिशाओं में होना चाहिए जहां से अधिकतम प्रतिफल प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने की संभावना हो। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो साधन है उनका उपयोग उत्पादन उन दिशाओं में हो जहां से मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त होने की पॉसिबिलिटी हो। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजनाकारों को, मतलब योजनाकार कौन, जो भी नीति निर्माता है या जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं, को उन क्षेत्रों के लिए उन क्षेत्रों का चयन करना चाहिए जो बहुत उत्पादक। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी लीडिंग सेक्टर है उसमें अधिक निवेश करना चाहिए। बिजली, ईंधन, यातायात, संचार, शिक्षा इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जो बाहरी वस्तुएं पैदा कर सकते हैं। बाहरी वस्तुओं का मतलब है कि इनके फॉरवर्ड लिंकेज भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि एजुकेशन की बात करें तो एक व्यक्ति को अगर एजुकेशन प्राप्त होती है तो पूरी सोसाइटी को फायदा दे सकता है। ऐसे क्षेत्रों को निवेश आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में वो कहते हैं कि रूस का जो अनुभव है
उसको देखा जा सकता है। रूस ने क्या की थी कि असंतुलित वृद्धि की रणनीति लागू की थी। पहली योजना में कुल निवेश का 86% पूंजी पदार्थ उद्योगों मतलब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के विकास पर खर्च किया और 14% कंजप्शन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के विकास पर खर्च किया। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से होने वाले अर्थात पूंजी गहन उद्योगों से होने वाले लाभों को पुनः पूंजी पदार्थ क्षेत्र के विस्तार पर लगाया गया। निवेश की इस प्रक्रिया से तीव्र विकास को प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार रूस का अनुभव यह बताता है कि विकास कार्यक्रमों में पूंजी पदार्थ उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, ये था इसका प्रारंभिक परिचय एंड इसका मीनिंग या इसकी डेफिनेशन। कल हम असंतुलित ग्रोथ मॉडल की या अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल का एक्सप्लेन देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।